आप सबको सादर नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रज्ञा प्रवाह की संस्था जो काशी प्रांत की है उसको उन्मेष नाम से जानते हैं और उन्मेष का यह उसके पेज पर पहला कार्यक्रम है और एक तरह से कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम उसका उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन का कार्यक्रम है यह। तो स्वाभाविक तरीके से प्रज्ञा प्रवाह के प्रथम इस कार्यक्रम में जो उन्मेष का कार्यक्रम है तो लोगों के मन के अंदर विचार आया कि भी प्रज्ञा प्रवाह का मतलब क्या है, प्रज्ञा प्रवाह क्यों स्थापित हुई, प्रज्ञा प्रवाह के पीछे स्थापना के उद्देश्य क्या है। इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हम अपने देश के अंदर बौद्धिक जगत के क्षितिज पर दृष्टि निक्षेप करते हैं तो ध्यान में बातें आती हैं कि इस देश के अंदर आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, थॉट का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और पढ़े लिखे समाज के अंदर तो और ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें जो इस देश की अस्मिता, बहुत सारी चीज़ें जो इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, इस देश के मनीषा से जुड़ी हुई हैं, इस देश का व्यक्ति उनसे अपरिचित रह गया है। स्वतंत्रता के पश्चात उन विषयों पर कभी इस देश के अंदर चर्चा को प्रोत्साहित नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, सब जगह बिल्कुल उसको नकारने का, नेगेशनिज्म का एक वातावरण निर्माण करने का एक प्रयत्न इस देश के अंदर चलता रहा और इसलिए एक ऐसा माहौल बन गया कि जो भारत है, भारत के पास अपनी कोई वैसी उत्कृष्ट चीज़ है ही नहीं जिसके ऊपर भारत अपना गौरव कर सके। यहाँ की संस्कृति गौरव करने लायक नहीं है, यहाँ का समाज गौरव करने लायक नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अंधेरे में पड़े हुए लोग हैं, इनको कोई प्रकाश का अनुभव नहीं है, इनको आलोक का अनुभव नहीं है, इनको ज्ञान का अनुभव नहीं है। और इस तरह से ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल निर्माण किया गया पूरे देश के अंदर कि इन बातों को पढ़ करके, इस देश के अंदर अध्ययन करके, इस देश के अंदर डिग्रियां प्राप्त करके इस देश का नौजवान एकदम दिग्भ्रमित होता रहा। 7वीं 8वीं पीढ़ी गुजर गई इस देश की जो इस शिक्षा के माध्यम से बर्बाद हुई है। हमारे एक अच्छे हैं, विद्वान हैं, बड़े प्रोफेसर रामेश्वर जी ने अपनी पुस्तक में जिक्र करते हुए इस बात को लिखा भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा अभागा देश तो ये भारत ही है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, उन सभी देशों के अंदर जो संविधान बने हैं, उस देश के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के चांसलर होंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, सब अपने अपने दायित्व को समझते हैं और इसलिए दुनिया का कोई भी ऐसा संविधान नहीं है। सेकुलर हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, वहाँ पर चुनाव होते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर तब भी वहाँ के संविधान में वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धर्म, वहाँ का जो मूल समाज है, उस मूल समाज की, मूल संस्कृति की, मूल धर्म की चर्चा होती है और संविधान में बाकायदे उसका उल्लेख है कि इस संस्कृति और इस धर्म के संरक्षक माने जाएंगे, पैट्रन माने जाएंगे वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के चांसलर जो भी हों वो उसके संरक्षक होंगे। भारतवर्ष के अंदर हमने जब संविधान बनाया तो हमारे अपने ही संविधान में इस देश के अंदर हमारी मूल संस्कृति एकदम गायब हो गई और परिणाम इसका ये हुआ कि शिक्षा के तंत्र हमने जो निश्चित किए, शिक्षा जो हमने दी तो उसकी शब्दावली बदल गई, उसकी भाषा बदल गई। हमारे समाज की व्याख्या पश्चिम के विद्वानों के माध्यम से होने लगी। हमारे इतिहास की व्याख्या ऐसे लोगों ने की जो भारत के इतिहास को जानते तक नहीं थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों ने एक बड़ा षड्यंत्र किया कि भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजी भाषा में सारी शिक्षा दी जाने के कारण इस देश का व्यक्ति अपने मूल से कट जाएगा, अपने मूल को पहचानेगा नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर मूल जो ज्ञान है वह तो इस देश की भाषा में है, इस देश की संस्कृति में है, इस देश के संस्कृत में है। और इसलिए
इस देश की भाषा को बदलो। परिणाम इसका ये हुआ कि हम जब भी कभी ध्यान देते हैं कि कभी भी कोई समस्या आ गई, एकेडमिक समस्या इस देश के अंदर आई, तो उसके लिए हम पश्चिम के क्षितिज पर दृष्टि निक्षेप करना शुरू करते हैं और पश्चिम के विद्वानों का उद्धरण लेकर के हम सारी बातों को अपना रखना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जब भाषा तो एक माध्यम है, भाषा तो कोई बहुत प्रमुख चीज़ नहीं है, भाषा माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने। यदि हम भाषा को जब अपने लिए स्वीकार करते हैं और कोई पराई भाषा को, कोई दूसरी भाषा को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम चुनते हैं, तो स्वाभाविक तरीके से हमारे सभी विचार उस भाषा के प्रत्ययों से, उसके विश्वास से अपने आप अनुशासित होने लगते हैं। वह भाषा हमारे अंदर इतना बिल्कुल प्रभाव डालने लगती है कि उसका प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस भाषा का प्रभुत्व इतना बढ़ जाता है कि हम कहना कुछ चाहते और हैं लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, हम दूसरी बातें कहने लगते हैं। उसके प्रत्यय हमारे विचार, हमारे कथन पर हावी होने लगते हैं। और इस तरह से इस देश के अंदर ध्यान में आया कि आंग्ल भाषा का तर्कशास्त्र बिल्कुल अलग है। भारतवर्ष के अंदर जो हमारा तर्कशास्त्र है, भारत के विद्वानों ने, जो इस देश के ऋषियों ने, जो मनीषियों ने हमारे जो तर्कशास्त्र, जो हमारी भाव की अनुभूति है, उसको दूसरी भाषा में व्यक्त करते रहे, उनका तर्कशास्त्र हमको दूसरी दिशा में ले जाता है, हमारी अनुभव दृष्टि हमें विपरीत दिशा में खींचती है। तो ये जो बिल्कुल मनुष्य के मन के अंदर द्वंद्व है, शिक्षा जगत के अंदर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वह भी बहुत द्वंद्वग्रस्त हो गया है। और इसलिए इस देश के अंदर जो व्यक्ति है, भारत के प्रत्यय, भारत के प्रतिमान और भारत के प्रतीक, उससे उसको कहीं न कहीं एक दुराव, एक खिंचाव जैसा दिखाई देता है, लगाव नहीं दिखता है। और इसलिए पश्चिम के प्रत्यय उसने, विश्वास भी उसने प्राप्त कर लिए, प्रतिमान भी उनके गढ़े और उनके प्रतीक भी हमने लिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि भाषाई विस्थापन हमारी राष्ट्रीय चेतना को भी संदिग्ध और विकृत बना देती है। और ऐसी स्थिति में तब हमको विचार करना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर हम सब लोगों को किस तरह से बिल्कुल प्रयत्न करना चाहिए। और आज ध्यान में आता है कि समाजशास्त्र की स्थिति तो और विचित्र होती चली गई है। समाजशास्त्रीय परिभाषाएं जितनी इस देश के अंदर दी जा रही हैं, ये सारी परिभाषाएं पश्चिम के लोग द्वारा प्रदत्त की गई हैं, उनके द्वारा ये गढ़ी गई हैं। और वहाँ के समाज की परिभाषा भारतवर्ष के अंदर हमारे समाज के ऊपर आरोपित करना, ये सबसे बड़ा विरोधाभासी है। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि जिस यूरोप के अंदर समाज का सबसे बड़ा संकट है, जहाँ समाज समाप्त हो गया है, अब उस समाज के अंदर जहाँ कोई समाज नाम की चीज़ ही नहीं है, एकदम क्लब जैसा जीवन है, कोई परिवार नहीं है, समाज नहीं है, जिस अर्थ में भारतवर्ष के लोग समाज कहते हैं, वैसा समाज तो वहाँ नहीं है। और इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका की स्थिति कितनी बदतर हो गई है कि वहाँ एक महिला 3-3, 4-4 शादी करती है, एक पुरुष है 3-3, 4-4 शादी करता है। और शादी करते हैं तो महिला भी अपने बच्चे को लेकर के आती है, पुरुष भी अपने बच्चे को लेकर के आते हैं। तो इसलिए साल भर में एक बार पिता और माँ से मिलने का समय निर्धारित करते हैं। और कौन पिता किसका कहाँ जाना, तो वो मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं उनके यहाँ। जहाँ पर हमारे देश के अंदर माँ पिता हमारे साथ जीवन भर रहते हैं, एक ही माँ पिता हमारे हैं, तो वहाँ के समाज के प्रतिमानों को, उनके प्रत्यय को लेकर के हम भी यहाँ पर करते हैं। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर कितनी परिस्थिति भयानक हो गई है कि वहाँ तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इतने बिल्कुल आक्रांत हैं, अपने भविष्य से भयभीत हैं कि बच्चा अपने घर से निकलता है तो वो सोचता है, वहाँ के लोगों ने, समाजशास्त्रीय लोगों ने तो इस बात का अध्ययन भी किया है कि भारत के जितने बच्चे अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनको पता है कि हम घर से जाएंगे तो हमारे घर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहनें सब हमारा बिल्कुल स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे। लेकिन वहाँ का बच्चा सोचता है कि यदि मैं गया, घर दरवाज़ा खटखटाया तो ये कौन, बिल्कुल हमारा पिता किस पत्नी को ला करके बगल में खड़ा करके कहे कि आज से तुमको इसको माँ कहना है, और हमारे पिता छोड़ के चले गए तो माँ हमारी दूसरे पति के साथ खड़ी मिली और कहे कि आज से तुम्हें इनको बाप कहना है।
तो इस तरह से वहाँ का समाज बहुत ही भीतर से दबा हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंस वहाँ का बच्चा लूज कर रहा, और इसलिए हमारे देश के अंदर वहाँ के समाज की परिभाषा नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ के समाज शास्त्र को, उसको विज्ञान बनाने पर सब तुले हुए लोग हैं। उसको विज्ञान कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे विज्ञान बनाएंगे। और इसलिए जो इस देश के अंदर पैदा बातें हुई हैं, अब आप जैसे बनारस में आप हैं, भोजपुर में आप हैं, तो यहाँ के लोगों का मानस, यहाँ के लोगों का स्वभाव, यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल। आप मिथिलांचल में जाएंगे तो वहाँ की प्रवृत्ति बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ के लोगों का स्वभाव और यहाँ के लोगों का स्वभाव, दोनों स्वभाव में अलग अलग हो जाता है। सांस्कृतिक अधिष्ठान एक है, स्वभाव अलग अलग होने के कारण स्वाभाविक तरीके से हम वहाँ की परिभाषा यहाँ दे नहीं सकते, उसको विज्ञान नहीं बना जा सकते, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार अलग होता है। यदि हम यहाँ के व्यक्ति को कुछ बोलते हैं कड़े शब्द, उसकी प्रतिक्रिया और होगी, भोजपुर की प्रतिक्रिया और होगी, मिथिलांचल की तो बड़ी मधुर प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम इस दिशा में भी देखें तो ध्यान में आता है कि हमारा राजनीति शास्त्र हो, विधि शास्त्र हो, जो भी हो, भारतीय जूरिस्प्रूडेंस हो, अर्थशास्त्र हो, मानस शास्त्र हो, ये सारे अधिष्ठान, ये सब बिल्कुल हमारे वहाँ से ला करके यहाँ स्थापित किए गए, और वहाँ से सारी बातें चलती रही हैं। और इसमें तब ध्यान में बातें आती हैं कि इस देश के अंदर एक नए विमर्श चलाए गए, भारत की संस्कृति को नकारने का, भारत की सभ्यता को नकारने का। और इस तरह से इस देश में हम देखेंगे कि जो नव उदारवादी आज दिखाई देते हैं, या जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, या जो इस्लाम परस्त लोग हैं, इन तीनों का स्वर एक दिखाई देता है। ये तीनों के तीनों एक ही स्वर का समर्थन करते हैं भारतवर्ष के अंदर। और ऐसी दृष्टि से आप देखेंगे कि हमको कहीं न कहीं, इनको जिन लोगों ने भारतवर्ष के एकेडमिक जगत को एकदम घेर लिया, उनका प्रभुत्व स्थापित किया, ऐसी स्थिति में इनको कैसे बिल्कुल हमको जवाब देना चाहिए, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को कैसे उजागर करें, कैसे उसको स्थापित करें समाज के अंदर। और इसलिए एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में प्रज्ञा प्रवाह का जन्म हुआ। और हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो भी बातें आई हैं, जो भी इस देश के अंदर एक नेहरूवियन निमेसिस क्रिएट की गई और उसका प्रभुत्व स्थापित किया गया, और उसके माध्यम से इस देश के अंदर जो मार्क्सवादी तत्व थे, उन्होंने भी इस देश के अंदर कुछ ऐसा किया, और भारतवर्ष की जो वास्तविक चीज़ें थीं उनको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, उसको देखा तक नहीं, उसकी उपेक्षा लोगों ने की। और ये इस देश के अंदर बड़ी भयानक बातें रही हैं। और इसलिए भारतवर्ष का जो यथार्थ है, यह जो विचारधारा है, उसने उस यथार्थ को नकारा, और इसलिए आज उनका कहीं समाज के अंदर सम्मान भी नहीं है। और इसलिए प्रज्ञा प्रवाह एक बौद्धिक आंदोलन के नाते ये खड़ा हुआ कि भाई भारतीय संस्कृति, भारत से के संदर्भ से जुड़ी हुई चीज़ें ये समाज के अंदर आनी चाहिए, एकेडमिक फील्ड में आनी चाहिए। हम भारत को जाने कि नहीं, 6वीं शताब्दी के पहले का ये भारत है, हजारों लाखों वर्ष प्राचीन भारत है। इसकी सभ्यता दुनिया के अंदर प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति इसकी बहुत प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। तो इसके विषय में समाज को जानना चाहिए। हमारा समाज बिल्कुल इतना समृद्ध है, इस समाज के जो सूत्र हैं जोड़ने वाले, वो बड़े ही अनुपम हैं, बड़े अद्वितीय हैं, बड़े अद्भुत हैं, वो समाज के अंदर आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए हम सबों ने एक प्रज्ञा प्रवाह नाम की संस्था बनाई, और पहले इसका नाम प्रज्ञा भारती रखा गया। लेकिन हुआ कि भाई इस देश के अंदर जैसे व्यक्ति का स्वभाव अलग है, व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग है, व्यक्ति अलग अलग ढंग से सोचता है, वैसे प्रांत भी अलग अलग सोचते हैं। और कोई भी बौद्धिक आंदोलन के अंदर रेजिमेंटेशन नहीं की जा सकती है, उसके अंदर जड़ता नहीं ले जा सकती है, और उसको संस्थागत नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि जहाँ रेजिमेंटेशन हो जाता है फिर तो बौद्धिक आंदोलन खत्म हो जाता है। तो इसकी फ्लूडिटी बनी रहे, ये प्रज्ञा संस्थान नहीं है, ये प्रज्ञा प्रवाह है, इसकी फ्लूडिटी बनी रहे, इसकी गत्यात्मकता बनी रहे। और इसलिए प्रत्येक प्रांत के अपने मिजाज के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपने अपने नाम रखने की स्वतंत्रता, अपना अपना नाम रख करके उसका कार्य बढ़ाने की किस तरह से हम बढ़ाएंगे। तो अपने जैसे केरल का स्वभाव है वो अलग बिल्कुल है, वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति अलग है, तमिलनाडु का स्वभाव बिल्कुल अलग है, बिहार का स्वभाव अलग है, उत्तर प्रदेश का स्वभाव अलग है। अब केरल के अंदर जो कार्य पद्धति विकसित होगी किसी संगठन की, तो किस तरह से विकसित होगी। हम जानते हैं कि केरल में वहाँ पर इस्लाम परस्त और कम्युनिस्ट शासन, ये 1957 में वहाँ पर पहली सरकार बन गई,
और तब से वहाँ पर राष्ट्रवादी ताकतों को कुचलने का, समाप्त करने का, उनको खत्म करने का, भारतीय संस्कृति के खिलाफ विद्रोह का वातावरण पैदा किया गया। आज तक चल रहा है वो, लेकिन उसमें से, उस संघर्ष में से जो कार्य पद्धति निकलेगी तो बिल्कुल अलग होगी। हमारे यहाँ से जो कार्य पद्धति निकलेगी वो बिल्कुल अलग होगी। और इसलिए कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में अलग अलग नामों से हम सब लोगों को इस कार्य को चलाना चाहिए, और इसलिए भारत अपनी जड़ों की ओर लौटे। आज हम सब देखते हैं कि बड़ा शौक से लोग अपने बोनसाई वृक्ष पैदा कर रहे हैं। जो अश्वत्थ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, वह बहुत ऊंचा होने की कुवत रखता है, शक्ति रखता है, आसमान छूने की उसके अंदर शक्ति है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने उसको ऐसे किया है कि उसको इतना छोटा बना दिया। एक एक वित्ता का बोनसाई वृक्ष आ रहा है तो अस्वस्थ, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो पीपल का वृक्ष बन जाए, आसमान की तरफ चला जाए, बढ़ जाए वो। लेकिन वो करते क्या हैं कि किसी वृक्ष को बढ़ने नहीं देना है तो उसकी जड़ों को काटो, और जड़ों को जब काटेंगे तो जड़ जब कटेगी तो निश्चित तौर से आसमान को भेंट लेने की क्षमता पेड़ की समाप्त हो जाती है। और इसलिए हमारे यहाँ ये सारी ताकतें इस देश की जड़ों को काटने का प्रयत्न किया, केवल अंग्रेज ने नहीं किया। इस देश के अंदर जो उसके बाद उनकी लेगेसी जो लेकर के आगे बढ़े, ये सब के सब उनकी जो हेजीमनी थी भारतवर्ष के अंदर, संस्कृत को काटा, हिंदी को काटा, ये भाषाओं के ऊपर प्रहार किया। क्योंकि हमारा जो मूल ज्ञान है वो हमारी भाषा के अंदर सन्निहित है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, भारत को जान नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और अब स्वाभाविक तरीके से हम अपने मूल ग्रंथ की तरफ नहीं जाएंगे, अपने शास्त्र की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको दो उदाहरण बताता हूँ। अभी हम सब लोग महाभारत देख रहे हैं, अब तो समाप्त हो गया है। महाभारत के अंदर दो बातें बड़ी प्रचलित और देश का हर व्यक्ति जानता है, और एक बात के ऊपर तो किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा। अभी महाभारत के अंदर ये प्रचलित क्या है कि महाभारत ने एक महिला के कारण ये बिल्कुल रूप ले लिया, उसके कारण ये युद्ध हो गया। अंधा का पुत्र अंधा होता है, ये द्रौपदी ने कहा, और इस अपमान को झेल नहीं सका दुर्योधन, और अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध हुआ। द्रौपदी महाभारत में कहीं भी इस क्षेत्र में नहीं, द्रौपदी ने कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन एक गढ़ दिया गया इस देश के अंदर नारी विरोधी मानसिकता के कारण। ये सब इस देश के अंदर नैरेटिव क्रिएट किए गए। इस देश के अंदर ऐसे प्रचलित सिद्धांत गढ़े गए कि इस देश के अंदर कहीं न कहीं से प्रश्न उठना शुरू हो जाए। हम लोग मानने लगे कि बिल्कुल द्रौपदी का ऐसा कथन, हमारे एक बहुत पुराने वाइस चांसलर हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, हम सब जानते हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो है, हमारे दादाजी, चाचा जी कहते थे। मैंने महाभारत के सभी सूत्र निकाले, उनकी श्लोक निकाले, भेजा उनके पास, कहा कि इसमें कहीं द्रौपदी नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर जो यूरोपियन समाज है, उस समाज के अंदर जो प्रचलित दुर्व्यवस्था थी या जो दुर्गुण थे, वो भी हमारे देश के अंदर थे, ऐसी मान्यता। भारतवर्ष के अंदर कभी भी स्लेवरी नहीं थी, कहीं दास्य प्रथा नहीं थी, दास प्रथा कभी थी नहीं। स्लेवरी में और सर्विस में बहुत अंतर होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर राही मासूम रजा और वी.आर. चोपड़ा ने कितना सावधानी से इस देश के अंदर दास प्रथा को प्रवेश कराने की चेष्टा किया महाभारत के माध्यम से, कि किस तरह से नैरेटिव तय किया जाता, हम इसको जानते हैं बौद्धिक जगत के अंदर। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह जैसे बिल्कुल अपने फाइनल युद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने दासों को बुलाया और कहा कि आज से हम तुमको मुक्त करते हैं दासत्व से। भारतवर्ष के अंदर सेवा का भाव और भक्ति का भाव इतना उत्कृष्ट रहा है, बहुत उच्च भाव रहे हैं सेवा के। हमारे यहाँ सेवक कभी दास नहीं हुआ है, और सेवक के प्रति इस देश के अंदर कभी भी मालिक का दास भाव रहा ही नहीं कि वो हमारा दास है। और इसलिए दासत्व की प्रथा कैसे इस देश के अंदर थी, ये महाभारत के माध्यम से डालने की चेष्टा की गई। और इसलिए बंधुओं, हमारे यहाँ ये प्रज्ञा प्रवाह अपने अपने कार्य को अपने अपने प्रांत में बढ़ाए, इसको करे। तो इसलिए बिल्कुल ये कार्य है, अपने कार्यकर्ता के लिए विशेष तौर से ये आयोजन हुआ है कि भी ये प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता किस तरह से काम करें। तो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक प्रयोग, ये विश्व कहते हैं प्रयोगशील मानसिकता, एक एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड हमको कल्टीवेट करना चाहिए कि हम समाज के अंदर भाई हैं तो हम कोई अनुभव करें, अपना प्रयोग करें। बिना प्रयोग के किसी को पढ़ करके, किसी को सुन करके उनकी बातों को आगे बढ़ाना, ये अच्छे विद्वान और अच्छे बिल्कुल कार्यकर्ता का लक्षण नहीं। अपनी ज़मीन से जुड़ करके प्रयोग करना चाहिए हमको।
और इसलिए हम आपको ध्यान में दिलाते हैं कि भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर बड़े विद्वान आदमी थे, जयप्रकाश नारायण बहुत विद्वान आदमी थे, राजा राम मोहन राय थे, विद्वान लोग थे, विद्यासागर थे, ये सब बड़े विद्वान लोग थे। स्वयं मदन मोहन मालवीय इतने विद्वान आदमी थे। ये सारे विद्वान थे तो केवल सेमिनारों के अंदर, केवल किताबों के अंदर, केवल लाइब्रेरी में बैठ करके इन्होंने अपनी विद्वत्ता प्राप्त नहीं की थी। ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, अपनी भूमि से जुड़े हुए लोग थे, अपने समाज से अनुभव ले करके, समाज से बातें ले करके इन्होंने अपने विचारों के अंदर उसको डाला। और इसलिए सारे के सारे विद्वान देश के अंदर अपने विचार और यथार्थ में सामंजस्य स्थापित करके चलते थे। प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तो यथार्थ में और हमारे विचार में एक समान भावभूमि रहनी चाहिए और उसमें कहीं बिल्कुल अंतर नहीं रहना चाहिए। हमारा विचार अलग और हमारा अनुभव अलग आए, इस तरह से बिल्कुल हमको विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रज्ञा प्रवाह के विभिन्न आयाम हैं बौद्धिक जगत के, उनको हमको आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। अभी बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता है तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। आज हम जब देखते हैं तो आज इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट का ज़माना है, आज इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आ गई है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ गई है। और इसलिए हम जब भी जाते हैं गूगल बाबा को सर्च करते हैं और उसमें से कुछ बातें निकल जाती हैं, तो आज केवल एक उंगली के टच करने से, एक उंगली के स्पर्श करने से बिल्कुल आज के नौजवानों के फिंगर टिप्स पर यह ज्ञान आ गया है। लेकिन हम जब विचार करें तो ये ज्ञान है क्या? इसको हमारे देश के अंदर ज्ञान नहीं कहा है, इसको हमारे देश के अंदर इन्फॉर्मेशन कहा है। अब वो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन फिट की जाती है इतिहास के नाम पर, समाजशास्त्र के नाम पर, तो कोई व्यक्ति ही फिट करता है तो वो बिल्कुल बहुत ये ज्ञानी ईश्वर है ऐसा तो नहीं है। और इसलिए उन चीज़ों को यदि हम लैपटॉप पर सर्च करके निकालते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और यह माना जाता है कि अभी तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और हम लोग भी ये चर्चा करना शुरू कर दिए हैं एकेडमिक जगत में, भाई उनका जो भाषण था, उनकी जो चर्चा थी बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। यानी हमने बिल्कुल भाषण को, चर्चा को और इन्फॉर्मेटिव मान लिया, यानी बहुत ज्ञानी था वो। उसमें ज्ञान की गहराई कितनी है, सचमुच में ज्ञान है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, ये इस बात को बिल्कुल हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और इसलिए हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता हैं, उनसे बिल्कुल ऐसे ज्ञान की जानकारी, ऐसी जानकारी के ऐसे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए ज्ञान के लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। अब स्वाध्याय जब तक हम नहीं करेंगे, अब स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि अध्ययन करना। क्या हम केवल अध्ययन को स्वाध्याय नहीं कहते हैं। स्वाध्याय तो उसको कहते हैं कि जो प्राप्त ज्ञान हमारा है उस प्राप्त ज्ञान का स्मरण करना, उसका अध्ययन करना, उसका चिंतन करना। स्मरण इसलिए करना कि हमने जो प्राप्त ज्ञान किया है वो भूल न जाए। अध्ययन उसका बार बार करना चाहिए कि अध्ययन करने के कारण जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके नए नए आयाम खुलते जाते हैं, उसके डायमेंशंस हमारे सामने आते हैं, उसके नए नए कोण हमारे सामने आते हैं। और इसलिए हमेशा बिल्कुल अध्ययन रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ये जो बात कही गई है तो ये सही है, गलत है, करणीय है, अकरणीय है, कितनी सच्चाई है, और इसके स्रोत की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, इस कार्य को हमको करना है। और जैसी स्थिति आज निर्मित होती जा रही है कोई इन्फॉर्मेशन की, तो इस तरह से बिल्कुल हम जब प्रज्ञा प्रवाह की बात करते हैं तो इतिहास के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र के, हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छा शब्द है, गीता के अंदर इसको कहा है ये प्रभु कृष्ण ने कि हे पार्थ, जब वो बहुत व्यामोह में ग्रस्त हो जाते हैं और व्यामोह से ग्रस्त होकर के बिल्कुल पलायन करना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम प्रज्ञावाद बोल रहे हो, प्रज्ञावादांश भाषते, तुम तो बहुत बिल्कुल प्रज्ञावाद की बात कर रहे हो। प्रज्ञा जब प्रवाह से च्युत होकर के वाद में आ जाए तो बिल्कुल वो प्रवाह से तो उसकी संज्ञा वो समाप्त हो जाएगी, उस पर उसका अधिकार नहीं रहता उस संज्ञा पर, वो चाहे पोखर बन जाए, कुछ भी हो जाए। और जहाँ जड़ता है, स्टिग्नेशन है, वो प्रवाह नहीं रहती है। और एक जड़ विचार अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना, तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत प्रज्ञावाद बोल रहे हो। इसको उन्होंने कहा कि प्रज्ञावाद, व्यामोह में फंस जाना, भ्रम में फंस जाना, कन्फ्यूजन में आ जाना, ये प्रज्ञावाद है।
इसलिए जब कोई प्रज्ञावाद कहे तो ये मत कहे कि प्रज्ञा प्रवाह के लोग प्रज्ञावाद की बात करते हैं, ये प्रज्ञावाद नहीं है। और इसलिए हमारे देश के अंदर एक शब्द प्रज्ञावाद चला, और उसी महाभारत में इसी प्रज्ञावाद को जहाँ ये चर्चा चलती है तो इसको बहुत ही बढ़िया शब्द दिया है विदुर ने। ये मंत्र विप्लव कहा है इन्होंने। धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर जब विकृति आ जाए, मनुष्य जब अपने स्वार्थी भाव को संपोषित करना शुरू करे तो ये बिल्कुल विकृति आती है, और उसको धर्म के नाम पर करे, विचार के नाम पर करे, जानकारी के नाम पर करे और ज्ञान के नाम पर करे, तो यह बिल्कुल ये जो मंत्र विप्लव है ये समाज को नष्ट कर देता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इस बात को ध्यान में रख करके हम सब लोगों को, और आप देखेंगे इसको कि हमारे देश के, हमारे यहाँ इस प्रांत के बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद जी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है इवोल्यूशन ऑफ हिंदू पैथोलॉजी। उस पुस्तक के अंदर एक बहुत अच्छा वर्णन किया है, और उसको इन्होंने सद्गुरु विकृति शब्द दिया है, जिसको मंत्र विप्लव कहा है विदुर ने, जिसको प्रज्ञावाद कहा है कृष्ण ने, संपूर्णानंद जी उसको ये सद्गुण विकृति कहते हैं। उन्होंने उसका बड़ा उदाहरण अच्छा दिया है। उदाहरण उन्होंने दिया है कि इस देश पर बिल्कुल मुगल आक्रमणकारी आए, मुगल आक्रमणकारी आए तो उन्होंने क्या किया, इस देश की मानसिकता को समझा कि इस देश के लोग गौ को बहुत महत्व देते हैं, गाय को बड़ा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सेना के आगे आगे गाय को खड़ा कर दिया, और हिंदू सैनिकों ने गाय को मारने से इनकार कर दिया। परिणाम इसका ये हुआ कि अपने पराजित हुए, और पराजय का दंश झेलने के पश्चात जिन गायों को बचाना चाहते थे वे गाय काटी गई, और गाय को काटने की परंपरा इस देश के अंदर शुरू हुई और लगातार चली आ रही है। और इसलिए जब वो कहते हैं विदुर कि ये मंत्र विप्लव है, तो वो बातचीत करते समय धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे राजन, ये जो मंत्र विप्लव है, ये सैद्धांतिक जो भ्रम है, यह कन्फ्यूजन जो वैचारिक भ्रम है, थॉट का कन्फ्यूजन है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को यदि आप विष देते हैं तो विष देने के कारण तो एक व्यक्ति मरता है, बाण से यदि मार देते हैं किसी व्यक्ति तो एक व्यक्ति मरता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर वो मंत्र विप्लव के लक्षण आने लगे, प्रज्ञावाद आ जाए, प्रज्ञावाद और विकृति सद्गुण की विकृति आने लगे, तब फिर उसके कारण प्रज्ञा के हनन के बाद सौराष्ट्रम सब प्रजम हंती राजा नाम मंत्र विप्लव, ऐसा उन्होंने कहा है कि ये जो मंत्र विप्लव है राजा को तो मारता ही है, प्रजा को भी मारता है, राष्ट्र को भी मारता है। और इसलिए प्रज्ञा प्रवाह का कार्य है कि हमको इसके विरुद्ध काम करना है, और इस काम को करने के लिए संघ ने प्रज्ञा प्रवाह को खड़ा किया कि भाई हम देश के अंदर जो मंत्र विप्लव सद्गुण विकृतियां हैं, और ये सद्गुण विकृति तो सावरकर ने भी कहा है कि इस देश के अंदर सद्गुण विकृति बहुत बढ़ गई है। आज भी हम चीज़ों को बहुत अध्ययन की दृष्टि से न देख करके और उन बातों को इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका गलत अर्थ निकलने रहा है। इसलिए अपनी आंखें खोल करके और एक अध्ययन स्वाध्याय आधारित एक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। केरल जैसे छोटे प्रांत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर ये 12 लोगों ने अभी तक पीएचडी किया है। 10-12 पीएचडी हुई, इसमें से 9 केवल पादरी हैं, ईसाई मिशन के लोग हैं, पादरी लोगों ने वो अध्ययन किया है। अब ये पादरी लोगों ने, ईसाई लोगों ने, इन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अध्ययन किया है तो इसलिए थोड़ी किया है कि डॉक्टर हेडगेवार के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था और बहुत ही प्यार के कारण उन्होंने संघ के ऊपर किया है। वो इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल की तरफ लौटने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले लोग हैं। इनकी कार्य पद्धति कैसी, इनका मोड कैसा है, किस तरह से कार्य करते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करना। हमारे देश के अंदर कभी भी ईसाई मिशन के ऊपर अध्ययन करने की क्षमता और सामर्थ्य और हिम्मत अपने देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं कर पाता कि दुनिया के अंदर इवेंजलिकल एक मूवमेंट के नाम पर दुनिया के अंदर 2 भागों में बांट करके दुनिया को देखा है और अपने अपने कैनोपी के अंदर लोगों को समाहित करने के नाम पर
ये भारतवर्ष को तो साक्षात उन्होंने कहा ही कि तो अज्ञानियों का देश है, तो बिल्कुल ये प्रकाश नहीं है इनके अंदर। और इसलिए हमको प्रकाश देने के लिए उन्होंने नई थियरी गढ़ी कि यदि आप ईसाइयत के तर्क को नहीं स्वीकार करते, पश्चिम के तर्क को स्वीकार नहीं करते, तो ये तो और सिद्ध हो गया कि आप प्रकाशवान लोग नहीं हैं, आप अंधेरे में भटके हुए लोग हैं, आप पिछड़े हुए लोग हैं। यानी आप उनको स्वीकार कर लें तो आप बिल्कुल आगे हो गए, आप प्रगतिशील हो गए। तो इस तरह से एक तर्क दे करके इस देश के अंदर लोगों ने काम किया। इस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। भारतवर्ष के अंदर हिंदू धर्म के साथ खड़ा करके इस्लाम को, ईसाइयत को, दुनिया के लोगों को, एक ऐसे लोगों को इसके समकक्ष खड़ा करके उसकी तुलनात्मक बातें करने लगे, हमने कभी विचार नहीं किया। भारतवर्ष के अंदर 3 तत्वों को संपोषण करने वाले लोग हैं। एक तबका तो है अराष्ट्रवादी, दूसरा तबका है बहुराष्ट्रवादी, और एक तबका है जो राष्ट्रवादी है। और इसलिए बंधुओं, हम सब लोगों को इनके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो अराष्ट्रवादी तत्व हैं वो तो भारत की कोई भी चीज़ है उनको पसंद नहीं होती है, उसके खिलाफ उनका द्वेष, उनकी घृणा, उनका क्रोध वो शुरू से दिखाई दे रहा है क्या है उनके अंदर। और इसलिए ये अराष्ट्रवादी ताकतों को भी रिसर्च के माध्यम से, खोज करने के माध्यम से उनको ला करके हमको स्थापित करना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो बहुराष्ट्रवादी मानते हैं कि भारत तो एक राष्ट्र है ही नहीं, इसके अंदर अनेकों राष्ट्र हैं, और जब तक प्रत्येक राष्ट्र को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, इसको छिन्न भिन्न नहीं कर लेते, तार हम जो सुदृढ़ तार हैं संस्कृति के जो देश को जोड़ते हैं उसको तोड़ नहीं पाते, तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। और एक तरफ जो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो राष्ट्रवादी लोग जो हैं तो उनको भी विचार करना पड़ेगा। कभी कभी बिल्कुल हम राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद हमारा कहीं सोवेनिज की तरफ हमको ले जा रहा है क्या? हमको भारत की संस्कृति के जो गहन मर्म हैं उनको कैसे उजागर करें, कैसे उसका अध्ययन करें। और इसलिए इस संस्था का निर्माण हुआ है, इसको करने के लिए बौद्धिक आंदोलन। अभी जब संस्था जब कहते हैं तो इसको भी हमको समझना चाहिए। प्रवाह, ये प्रवाह है, एक मंच है। मंच हमने इसलिए कहा इसको कि जैसे ही हम संस्था कहते हैं तो संस्था का अर्थ ही होता है कि जो स्थापित किया गया हो, जो स्थापित हो, जिस संस्था की स्थापना हुई हो, और जो स्थापित हो जाता है तो निश्चित तौर से उसकी गत्यात्मकता तो खत्म हो जाती है, वो तो बिल्कुल संस्था जड़ हो जाती है। तो हम बिल्कुल जड़ संस्था को कैसे बिल्कुल गत्यात्मक बनाएं, तो इसलिए कहा वे इसको बिल्कुल हम मंच बनाएंगे और मंच की तरफ से हम इसको काम करेंगे। तो इसी आंदोलन का उद्देश्य क्या है कि हमको बिल्कुल आज यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर और समाज के अंदर एक बिल्कुल क्रिएटिविटी हमको क्रिएट करनी है। हम क्रिएटिव लोगों को पैदा करें। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेज में, हमारी संस्थाओं में जो संस्थाएं बन गई हैं, हम जब चर्चा करते हैं तो चर्चा करते हैं कि भाई अनुराग जी आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं, अनिल जी आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं। हम चर्चा जब करते हैं तो आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं बताइए अनिकेश जी, तो वो बताते मैं यहाँ का प्रोडक्ट हूँ। हम क्या कहेंगे? महर्षि अरविंद इस देश के अंदर कलकत्ता के प्रोडक्ट थे, विवेकानंद क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। हम क्या मानते हैं कि इस देश के अंदर ये रविन्द्रनाथ ठाकुर कोई प्रोडक्ट थे? वे सब के सब क्रिएटिव लोग थे, वे क्रिएशन थे। विवेकानंद क्रिएशन थे। और इतना ध्यान रखिए कि क्रिएशन से तो प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन से क्रिएशन नहीं हो सकता है। इसलिए संस्थाओं को क्रिएटिव बनाना, ये संस्थाओं को सृजनात्मक बनाना, अपने कार्यकर्ता जितने सृजनशील रहेंगे, अपने कार्यकर्ता जितना सृजनात्मक रहेंगे, उतनी हम संस्थाओं को भी सृजनात्मक बना सकते हैं। इसलिए आज संस्थाओं के अंदर केवल प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, हम केवल बिल्कुल उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन से हमको सृजन की तरफ लौटाने के लिए प्रज्ञा प्रवाह का यह कार्य है। और इसलिए अपने इस क्षेत्र के अंदर जो काम चलता है, यहाँ पर उन्मेष नाम से चलता है काशी प्रांत का काम। उन्मेष का तो अर्थ ही होता है कि धीरे धीरे प्रस्फुटित होना। हम बिल्कुल यहाँ पर अपनी विद्या को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को किस तरह से धीरे धीरे प्रस्फुटित करें और उसको आगे तक ले जाएं, शिखर तक पहुँचाएं, उसको कितना आगे बढ़ाएं। तो इस दृष्टि से हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। तो प्रज्ञा प्रवाह की स्थापना के पीछे परम पूज्य सरस्वंचार्य जी उस समय थे, मानव सुदर्शन जी। उन्होंने कहा कि दुनिया कितनी श्रेष्ठ संस्कृति, दुनिया का इतना श्रेष्ठ धर्म,
विवेकानंद ने स्थापित किया कि दुनिया में तो सबसे श्रेष्ठ धर्म तो हिंदू धर्म है। दुनिया के लोगों ने कहा इस बात को, इस देश की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है। भगिनी निवेदिता ने कहा, इस देश के अंदर आकर के कहा, दुनिया को बताया। लेकिन हमको अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर उतना विश्वास नहीं, हम उसकी शिष्टता पर विश्वास नहीं कर पाते। तो समाज के अंदर, एकेडमिक फील्ड के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा बिल्कुल कहा जाए कि दुखों की बर्बादी ही बर्बादी, इस देश के अंदर जो एकेडमिक जगत है, इस देश के जो बौद्धिक जगत के लोग हैं, उन्होंने कहीं न कहीं, जिनको हम सोकाल्ड बुद्धिमान कहते हैं, उन्होंने इस देश का साथ एक बड़ा विश्वासघात हुआ है। उस विश्वासघात के साथ हम अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें। तो इस कार्य को करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स हैं, अच्छे बिल्कुल अपने विषय के हेड हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको बिल्कुल हम प्रेरित करें कि आप ऐसे विषयों को ले करके आप रिसर्च कराएं, ऐसे विषयों को ले करके आना चाहिए समाज के अंदर। आप हिम्मत करिए, जुटाइए, बिल्कुल धर्म, संप्रदाय और मजहब, इसके ऊपर आप चर्चा चलाइए। संस्कृति और कल्चर क्या है, इस पर चर्चा चलाइए। सेकुलरिज्म पर चर्चा चलाइए। भारत के संविधान के अंदर जो एनोमली है, अब आप बताइए कि अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम अपना संविधान बना को दो, तब हम तुमको सत्ता हस्तांतरण करेंगे, जबकि अंग्रेज़ों के पास तो स्वयं अपना संविधान नहीं था। अलिखित संविधान है उनका, छोटा सा कुछ पन्नों में संविधान है। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान कभी लिखा नहीं, हमसे संविधान लिखवाया, उसके अंदर कितनी अनामली है, कितने बिल्कुल परिवर्तन करने पड़े, अमेंडमेंट्स करने पड़े। आज संविधान को देवता बना करके, सेकुलरिज्म को भगवान बना करके जो स्थापित करते हैं लोग, इसके ऊपर चर्चा चलनी चाहिए, विमर्श चलना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, ये बताना चाहिए। कि कुछ चीज़ें इस देश के अंदर नाजायज़, हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म तो बिल्कुल एकदम इलिसिट चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी है। तो इसलिए इस पर चर्चा चलनी चाहिए। सोशल साइंस के अंदर, इतिहास के अंदर सब चर्चा चलाएं, और हम एक हिम्मत के साथ, और इस बात को कहने के लिए लोगों को खड़ा कर अपने साथ जोड़े लोगों को। यह एक संदेश है प्रेम का, बौद्धिक जगत के अंदर हम बढ़ें। इसके लिए प्रज्ञा प्रवाह की स्थापना हुई है। पूरे अलग अलग देश के प्रांतों में अलग अलग नाम से चलता है। अपने क्षेत्र में यहाँ पर अभिनव दृष्टि के नाम से गोरक्ष प्रांत में है, और ये समग्र दर्शन के नाम से अवध प्रांत में है, प्रचेता के नाम से कानपुर प्रांत में है। भिन्न भिन्न नामों से चलता है। बिहार में झारखंड चैतन्य परिषद है, दक्षिण ये झारखंड चैतन्य परिषद झारखंड में है, बिहार में उधर चैतन्य परिषद है, चिति है। तो इस नाम से पूरे देश के अंदर चल रहा है, और अच्छे काम लोग कर रहे हैं, अनुभव में आ रहा है। उन्मेष के कार्यकर्ता भी यहाँ पर काशी के अंदर इतने विश्वविद्यालय हैं, इतने कॉलेजेज हैं, उसमें कैसे काम बढ़ें, हम सब लोगों को विचार करके इस कार्य को बढ़ाना चाहिए। आज कार्यकर्ताओं के लिए इतना ही बात है, इतनी बातें मैं कहूँगा। फिर जब कभी व्यक्तिगत तौर से भेंट होगी तो अगले सत्र में फिर और भी कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, होने भी चाहिए। प्रश्न तो विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े प्राण का काम करते हैं वो सब। तो हमको प्रश्न भी करना चाहिए, जानना चाहिए, जो मन के अंदर थोड़ा सा भ्रम हो तो इस दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए कि जिस देश के अंदर जो मंत्र विप्लव आज भी चलाया जा रहा है उसको रोकना। एक प्रज्ञावाद की चर्चा चलाई जा रही है, वो वाद नहीं है, प्रज्ञा ये प्रवाह है। तो इस दृष्टि से यानी बिल्कुल ऋतंभरा युक्त जो प्रज्ञा है, करणी अकरणी का बोध ले करके, डूज एंड डोंट्स का बिल्कुल अंतर समझ करके, हम कौन सही है कौन गलत है, यह विवेक जिसके अंदर हो उसको हम प्रज्ञावान बोलते हैं, उसी को पंडित भी बोलते हैं। जिसका पांडा जागृत हो जाए, गीता में कहा है, वही पंडित है। और इसलिए ऐसे पंडित लोगों को हमको समाज के अंदर जोड़ करके, समाज के जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सब लोगों को बिल्कुल इस देश की संस्कृति को बताना। आज के इस विषय को इतने में ही हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सबको पुनः प्रणाम करके अपनी बात मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।